नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 10वीं के अपने प्यारे बच्चों से बात करते हुए दोस्तों हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं अपनी इस मास्टर 30 सीरीज या फिर बैच के अंतर्गत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। और ये वाला जो हमारा अध्याय है आपको कहां देखने को मिलता है दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि हमें ये अध्याय भूगोल के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसे हम लोग ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग आपके साथ क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, एक एक कर सारे सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि खनिज की परिभाषा आपको देनी है कि भाई खनिज आखिर होता क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, खनिज प्राकृतिक तौर पर बना होता है और खनिज आप देखते हैं कि हर खनिज की ना अपनी एक आंतरिक संरचना होती है, अर्थात हर खनिज का अपना एक निश्चित आकार होता है। हर खनिज एक दूसरे से रंग में अलग होता है, हर खनिज का भार भी अलग होता है और हर खनिज की आप देखते हैं कि कठोरता भी अलग होती है ना। इसी को हम लोग खनिज कहते हैं। प्राकृतिक तौर पर बना होता है, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया होता है। हर खनिज की एक अपनी निश्चित आंतरिक संरचना है, उसका रंग रूप आप देखते हैं कि आकार और वजन हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि धात्विक खनिज से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, धात्विक खनिज से तात्पर्य होता है ऐसे हमारे खनिज जो जिनमें धातु होती है। धातु का मतलब है कि वो ठोस होते हैं या फिर आप लोग देखते हैं कि कठोर होते हैं। ऐसे खनिज को हम लोग धात्विक खनिज के नाम से पुकारते हैं, है ना। अर्थात अगर आप इन्हें तोड़ना चाहेंगे तो ये टूटते नहीं है, इनको हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे हमारा लौह अयस्क हुआ, जैसे आप लोग देखते हैं कि बॉक्साइट हुआ, ये सभी हमारे धात्विक खनिज के नाम से पुकारे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अधात्विक खनिज से आप लोग क्या समझते हैं? अधात्विक खनिज का मतलब हुआ भाई जो धातु वाले नहीं है, अर्थात ये हमें मुलायम दिखते हैं। अगर आप अधात्विक खनिज को तोड़ना चाहेंगे तो ये आसानी से टूट जाते हैं। जैसे आपके पास चूना पत्थर हुआ, आप तोड़ना चाहेंगे टूट जाएगा, अभ्रक हुआ टूट जाएगा, नमक हुआ टूट जाएगा। तो ये सभी हमारे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। हमारे जो खनिज निकलते हैं ना, वो हमें आप देखते हैं दोस्तों ज्वालामुखी से निकलते हुए दिखते हैं और इसी को हम लोग आग्नेय या फिर रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इस आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में आप देखते हैं कि दरारों से लावा बाहर आ जाता है या फिर आप देखते हैं कि इसके मुख से फूटकर लावा बाहर आ जाता है। जब लावा बाहर आ जाता है और उसके बाद फिर वो ठंडा होकर जम जाता है, उसमें जो हमें खनिज देखने को मिलता है उसको हम लोग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के खनिज के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार के हमारे जो खनिज होते हैं, है ना, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में हमें टिन हुआ, जस्ता हुआ, लेड हुआ, ऐसे खनिज देखने को मिलते हैं। दोस्तों दूसरा जगह जहां से हमें खनिजों की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का मतलब हुआ कि आपके पास एक चट्टान है और इस चट्टान से कोई टुकड़ा अलग हो गया, कोई भाग अलग हो गया, तो इस अलग हुए भाग में जो खनिज हमें मिलते हैं उसको हम लोग अवसादी चट्टानों के रूप में खनिज के तौर पर पुकारते हैं। और ऐसे में हमें जिप्सम, पोटाश, सोडियम नामक जो हमारा खनिज होता है वो हमें प्राप्त होते हुए दिखता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से खनिज हैं जो हमें जलोढ़ जमाव के रूप में देखने को मिलते हैं। जलोढ़ एक मिट्टी होती है जो हमें नदी के किनारे पर देखने को मिलती है। तो बहुत से हमारे खनिज होते हैं जो नदी के पानी के साथ हमें बहते हुए दिखते हैं और ऐसे खनिज होते हैं सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम जो नदी के पानी के अंतर्गत आपको प्राप्त होते हुए दिखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, लौह अयस्क के प्रकारों को आपको बताना है। देखिए, लोहे के हमारे पास भारत में दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक कहलाता है मैग्नेटाइट लोहा जो 70% लोहा होता है जिसमें, और 30% अयस्क यानी कि अशुद्धियां होती हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है और उसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत अच्छी चुंबक से जुड़ने वाली आप देखते हैं कि विशेषताएं होती हैं। दूसरा हमारा लोहा कहलाता है हेमाटाइट लोहा जिसके अंदर 60% तक लोहा होता है और 40% तक अयस्क होता है और ये औद्योगिक लोहे के लिए, है ना, फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के अंदर लोहे की बेल्ट यानी कि वो कौन से इलाके हैं जहां से हमें लोहे का उत्पादन होता हुआ दिखता है। तो पूरे भारत के अंदर आप देखते हैं कि हमारे 4 क्षेत्र हैं जहां से हमें लोहे की उपस्थिति होती है। एक कहलाता है दोस्तों हमारा उड़ीसा और झारखंड वाला बेल्ट, जहां से हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा हेमाटाइट लोहा है इसका हमें क्या होता है दोस्तों, उत्पादन होते हुए दिखता है। दूसरा कहलाता है दोस्तों हमारा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, है ना, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट ये जो है हमारा, और यहां पर भी आप देखते हैं कि हेमाटाइट लोहे का उत्पादन होता है। फिर कर्नाटक के अंतर्गत हमें दिखता है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर बेल्ट, और फिर हमें गोवा में और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है गोवा महाराष्ट्र बेल्ट। सबसे बेकार प्रकार का जो लोहा होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि तांबा अयस्क क्या है। देखिए, भारत के अंदर तांबा भी हमें देखने को मिलता है और तांबे की उपस्थिति ना भारत में उतनी नहीं है जितने और खनिज हमें देखने को मिलते हैं। तांबे की कमी है हमारे भारत में।
देखा जाए दोस्तों तो तांबे से बिजली के तार बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर तांबे का प्रयोग किया जाता है। भारत के दो राज्य, एक है हमारा मध्य प्रदेश जो देश का लगभग 52% तांबे का उत्पादन करता है, और दूसरा है हमारा राजस्थान जो देश का लगभग 48% तांबे का उत्पादन करता है ना। और झारखंड राज्य के अंदर भी आप देखते हैं कि तांबे का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि एल्यूमिनियम अयस्क पर आपको टिप्पणी लिखनी है। भाई एल्यूमिनियम क्या होता है? देखिए हम क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी जो है ना, हमारी पृथ्वी जो है उसके सतह पर, उसके धरातल पर हमें बहुत सारी चट्टानें देखने को मिलती हैं, है ना। पृथ्वी के ऊपर हमें बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं। इन्हीं पहाड़ों के ऊपर आप देखते हैं कि दोस्तों हमें कुछ खनिज मिलते हैं, उसे हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट को ना हम थोड़ा शुद्ध करते हैं, उसको थोड़ा बेहतर बनाते हैं। तो जब बॉक्साइट को थोड़ा बेहतर बनाया जाता है तो वो एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो जाता है। और एल्यूमिनियम एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का हमारा खनिज है। ये मजबूत होता है, बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि हल्का होता है लोहे की तरह मजबूत, लेकिन इसका वजन हल्का होता है और इसीलिए आप देखते हैं कि इसका प्रयोग अलग अलग कामों में किया जाता है। भारत में अमरकंटक के पठार हुए, मैकाले की जो पहाड़ियां हुई, बिलासपुर के अंतर्गत आप देखते हैं जो हमारे पठारी क्षेत्र हुए, वहां पर हमें बॉक्साइट की उपस्थिति दिखती है। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो आप देखते हैं कि लगभग 45% वो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत होता हुआ दिखता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारी ये खुदाई होती है या फिर जिसे हम लोग खनन के नाम से भी पुकारते हैं, है ना, इस खुदाई से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। देखिए अधिकतर खनिजों को प्राप्त करने के लिए हम लोग जमीन में खुदाई करते हैं और इस खुदाई से बहुत सारी समस्याएं हमें होती हुई दिखती हैं। जहां पर ये खुदाई होती है वहां बहुत कम रोशनी होती है ना। हमेशा ये डर बना रहता है कि छत गिर सकती है, पानी भरने का खतरा रहता है, आग लगने का खतरा रहता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि धूल भरी जहां पर ये खुदाई होती रहती है वहां पर धूल की भी समस्या रहती है। और जो कीचड़ निकलती है, जो मलबा निकलता है, वो अगर सड़क और रोड पे डाल दिया जाता है तो उससे खेत को भी नुकसान होता है। लोगों के घर गंदे होते रहते हैं, कपड़े गंदे होते रहते हैं और सांस की बीमारी तो ऐसे लोगों को रहती है जहां पर आप देखते हैं कि खनन का काम होता रहता है। अगला सवाल है कि बिटुमिनस कोयले पर टिप्पणी कीजिए। देखिए कोयले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है जिसे हम लोग बिटुमिनस कोयला कहते हैं, और बिटुमिनस कोयला हमें बहुत ज्यादा गहराई के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है, और ये बिजनेस के सिलसिले में, है ना, व्यापार संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। और लोहे को पिघलाने संबंधी भी इस कोयले का हम लोग प्रयोग होते हुए देखते हैं। अगला है हमारा दोस्तों सवाल कि पेट्रोलियम से हम लोग भारत में क्या क्या करते हैं। देखिए कोयले के बाद जिस ऊर्जा संसाधन का भारत में बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग होता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। जमीन से जो तेल निकलता है उसे पेट्रोलियम कहा जाता है, फिर इसको थोड़ा शुद्ध कर कर पेट्रोल बनाया जाता है। आप देखते हैं दोस्तों कि जो पेट्रोलियम है भारत के अंदर एक बहुत बड़ा ऊर्जा का संसाधन है, और पेट्रोलियम से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं। अलग अलग फैक्ट्रीज में इसको कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। इससे प्लास्टिक भी बनता है, टेक्सटाइल कपड़े को भी निर्मित किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल्स में भी आप देखते हैं कि पेट्रोलियम का प्रयोग होता है। परमाणु ऊर्जा से भी बिजली बनाई जाती है। परमाणु ऊर्जा हमारी एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, और परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि हमारे पास ना दो आप देखते हैं दोस्तों की तत्व होते हैं, यूरेनियम और थोरेनियम। यूरेनियम और थोरेनियम की जो आंतरिक संरचना है उसमें बदलाव किया जाता है, उससे बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि भाप निकलती है, ऊष्मा निकलती है। उसी भाप को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टरबाइन पर डाल देते हैं, फिर जिससे बिजली बनती है, और इसी को हम लोग परमाणु ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित खनिजों पर आपको टिप्पणी देनी है कि इनमें से वो कौन सा खनिज है जो अपशिष्ट पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्याग देता है। यानी कि इनमें से वो कौन सा खनिज है जो अपने अशुद्ध रूप को छोड़ देता है और फिर जब वो शुद्ध बनता है तो वो बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। उसे बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट के अंदर से जब हम लोग उसकी अशुद्धियों को निकाल देते हैं, जब उसका एक बेहतर रूप बनता है तो वो हमारा एल्यूमिनियम बनता है। अगला सवाल है कि झारखंड के अंदर हमें कौन से प्रकार का आप देखते हैं दोस्तों, जो कोडरम नामक क्षेत्र है वहां कौन सा हमें खनिज देखने को मिलता है। तो जो हमारा झारखंड राज्य है वहां से अभ्रक की प्राप्ति होती है, और अभ्रक को हम लोग माइका के नाम से भी पुकारते हैं। अगला सवाल है कि लोह खनिज और अलोह खनिज में आपको अंतर बताना है। देखिए लोह खनिज हमारे ऐसे खनिज होते हैं जिसके अंदर हमें लोहे की उपस्थिति दिखती है, वहीं अलोह खनिज ऐसे हैं जिनके अंदर लोहा नहीं होता। लोह खनिज का मतलब जिनमें लोहा होता है, अलोह खनिज जिनमें लोहा नहीं होता। तो लोहा अयस्क हुआ, मैग्नीज हुआ, निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये हमारे लोह खनिज हैं। और अलोह खनिज हैं जिनमें लोहा नहीं है, जैसे तांबा हुआ, बॉक्साइट हुआ, या फिर टिन हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में बताइए। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, है ना, काफी लंबे समय से प्रयोग होता आ रहा है, उनको परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयले से हमें बिजली मिलती है, लकड़ी को जलाकर, पेट्रोलियम हुआ, पानी से बिजली बनाना हुआ, ये सभी हमारे
पुराने समय से प्राप्त हुए ऊर्जा संसाधन है। ऐसे ही कुछ ऐसे संसाधन जिनका हाल फिलहाल में ही हमने प्रयोग करना शुरू किया है, जिनका अभी हाल फिलहाल में ही आविष्कार हुआ है, ऐसे संसाधनों को हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे सूरज की बिजली से रोशनी बनाना, ऐसे ही परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाना, हवा से बिजली बनाना, ये हाल फिलहाल के द्वारा आविष्कृत हमारे उत्पादन है। अगला सवाल है कि खनिज क्या है ना, इसको तो हमने डिस्कस किया ही है दोस्तों आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें खनिजों के संरक्षण की जरूरत क्यों है। भाई जितने भी हमारे खनिज है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि ये बहुत लिमिटेड है, ये बहुत सीमित है। एक ना एक दिन हमारे ये खनिज खत्म हो जाएंगे और मनुष्य खनिजों का प्रयोग बहुत ही अंधाधुंध तरीके से करता आ रहा है। तो आवश्यकता है कि हम अपने खनिजों का बहुत ही सकारात्मक तरीके से प्रयोग करें, क्योंकि इनको बनने में करोड़ों करोड़ों साल लगे हैं, है ना। आज से लगभग करोड़ों साल पहले पृथ्वी के ऊपर मौजूद जो जीव थे या फिर आपको जंतु दिखते हैं, वो सड़ गए, मर गए, और उनके सड़ने गलने के बाद आप देखते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के खनिजों में परिवर्तित हुए। तो लगभग करोड़ों साल की एक लंबी प्रक्रिया लगी है। अगर हमने इनको समाप्त कर दिया तो इनको दोबारा बनना बहुत मुश्किल होगा, और अगर ये खनिज समाप्त हो गए तो मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन को बचाए रखने के लिए हमें खनिज का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि हमारे प्यारे भारत के अंदर कोयले के वितरण कैसे हैं। भारत के अंदर कोयला हमें किस प्रकार से बटा हुआ दिखता है। तो भारत के अंदर कोयला हमें दो भूभागों में बटा हुआ दिखता है। पहला कहलाता है गोंडवाना कोयला, और ये गोंडवाने कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ साल पहले हुआ था, है ना। 20 करोड़ साल पहले आप देखते हैं कि जो कोयले का निर्माण हुआ उसे हम लोग गोंडवाना कोयला के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान समय में हमारा गोदावरी हुआ, महानदी हुआ, सोन नदी हुआ, है ना। तो वर्तमान समय में अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारा झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश हुआ, ये सभी जो हमारे राज्य हैं ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कोयला लगभग 20 करोड़ साल पहले हुआ। वहीं दूसरा आप लोग देखते हैं दोस्तों, जो भारत में कोयले का क्षेत्र है उसे हम लोग टर्शरी कोयले क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं, जिसका निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था, है ना। 5.5 करोड़ साल पहले आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इस कोयला क्षेत्र का निर्माण हुआ। और इसके अंतर्गत हमें क्या दिखता है, इसके अंतर्गत हमें नागालैंड, आंध्र प्रदेश, उसी के साथ आप देखते हैं कि असम और मेघालय नामक राज्य देखने को मिलते हैं। अगला है कि हमारे प्यारे भारत के अंदर जो सौर ऊर्जा है ना, इसका भविष्य बहुत अच्छा है। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत अच्छी मात्रा में हमें सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, और भारत के अधिकतर गांव के इलाकों में लोग लकड़ियों को जलाते हैं या फिर उपलों को जलाकर अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे देश में हम लोग सोलर पैनल को लगा रहे हैं और उससे एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा सूचक है, क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। लकड़ी को जलाते हैं, उपले को जलाते हैं, तो उससे प्रदूषण होता है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि सौर एनर्जी जो होती है या फिर जो सोलर पैनल होता है, इसको लगाना बहुत ही सरल है और ये कम खर्चीला होता है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भारत में बड़े स्तर पर सोलर पैनल भारत के ग्रामीण और शहरी इलाकों में हमें बड़े स्तर पर दिखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर मैग्नीज हमें सबसे बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, और ये उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलता है। मैग्नीज के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो घर में होने वाला पेंट होता है उसका निर्माण करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। पूछा जा रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है और आपको बताना है कि भारत के अंतर्गत वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है, और बॉक्साइट से ही हमको एल्यूमिनियम की उत्पादकता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि भारत में किस खनिज के भंडार और उत्पादन की गंभीर कमी है। इनमें से वो कौन सा खनिज है जो भारत के अंदर हमें कम देखने को मिलता है। दिए गए ऑप्शंस में से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो तांबा है ना, वो क्या है दोस्तों, हमारे प्यारे भारत के अंदर कम है। सिर्फ मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और झारखंड में ही देखने को मिलता है। जितना मिलता है वो सभी खनिजों से बहुत कम हमें देखने को मिलता है। कॉपर यानी कि तांबा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि मुंबई हाई, गुजरात और असम भारत के किस प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में आते हैं। तो अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के मानचित्र में हम लोग देख पाते हैं दोस्तों कि मुंबई हाई, मुंबई के आसपास का जो समुद्री एरिया है, उसी के साथ गुजरात का जो एरिया है, और हम देखते हैं कि जो असम का एरिया है, यहाँ से हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है ना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, हम लोग परमाणु से बिजली को बनाते हैं, और परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दिखता है उसका नाम क्या है दोस्तों, जो यूपी में हमें देखने को मिलता है उसका नाम है नरोरा। क्या नाम है दोस्तों, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है।
अगले सवाल की तरफ आप सभी को लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो मणिकर्णक पर्वतीय घाटी है और लद्दाख के अंदर जो पूंगा घाटी है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों इलाकों से आप देखते हैं कि यहाँ पर जमीन के गर्भ में बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि गर्मी मौजूद है और जमीन की गर्मी जो होती है वो भाप की फॉर्म में बाहर आती है इन दोनों इलाकों में, राजस्थान में भी और हिमाचल प्रदेश में भी, है ना, सॉरी लद्दाख में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। फिर क्या किया जाता है दोस्तों, फिर इस भाप को टरबाइन के ऊपर डाल दिया जाता है और उससे हम लोग देखते हैं कि बिजली को जनरेट करते हैं। इसको हम लोग भूतापीय ऊर्जा के नाम से पुकारते हैं, है ना। इसे क्या कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा के नाम से पुकारा जाता है। अगला सवाल है कि ये जो मोनजाइट रेत होती है, जैसे हमने परमाणु ऊर्जा के बारे में देखा था कि अगर आपको परमाणु ऊर्जा की जरूरत होती है तो आपको यूरेनियम और थोरेनियम की आवश्यकता होती है। ये जो हमारा यूरेनियम और थोरेनियम है ये आखिर हमें मिलता कहां पर है भाई। तो ये जो थोरेनियम है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि एक रेत है जिसका नाम है मोनाजाइट रेत, और ये रेत हमें केरल के समुद्री तट पर देखने को मिलती है। तो केरल के ऊपर जो समुद्र का किनारा है वहीं पर आप लोग देखते हैं कि ये मोनाजाइट रेत हमें देखने को मिलती है और इसी रेत के अंदर हमें थोरेनियम की उपस्थिति भी देखने को मिलती है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा कोयला है जो थोड़े निम्न क्वालिटी का होता है, भूरे रंग का होता है और बहुत मुलायम होता है और इसके अंदर हमें नमी भी देखने को मिलती है ना। तो अच्छी क्वालिटी का लोहा नहीं है दोस्तों, ब्राउन कलर का होता है और आप देखते हैं कि ये दबाने से दब भी जाता है, जलाओ तो जलता भी नहीं है, बहुत देर में जलता है। इसको हम लोग लिग्नाइट कोयले के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि गहरी दबाई के सबसे ज्यादा गहरे दबाव में हमें ये कोयला प्राप्त होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का ये कोयला माना जाता है। तो इस कोयले का क्या नाम है, इस कोयले का नाम है एंथसाइट कोयला, है ना। एंथसाइट जो है दोस्तों ये सबसे बेहतरीन प्रकार का कोयला होता है, सबसे ठोस होता है, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती। आप इसे जलाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से जल जाता है और बहुत लंबे समय तक जलता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ ये जो हमारे इस चैप्टर से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहे थे, है ना, खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित, उनको आप सभी के सामने रखा। आशा है कि इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में और उसके अंतर्गत हम लोग एक नए अध्याय के नए क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।